पुलवामा हमले के 4 साल के बाद अब एक बार फिर से ये मुद्दा सामने आया है। पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल पर भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। अमरावती में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा पुलवामा घटना पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के जवाब में भाजपा युवा मोर्चा ने भी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कुछ देर के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में तनावपूर्ण माहौल हो गया था। बाद में पुलिस ने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को शांत कराया। इस दौरान दोनों ओर से जोरदार नारेबाजी की गई। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दलबतु नेता शर्म नेता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दलबतु नेता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दलबतु नेता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आज अमरावतीच्या काँग्रेस पार्टीने देशाचे पंतप्रधान ज्यांना पूर्ण जगभरात प्रसिद्धी मिळाली आहे आणि पूर्ण जग भारताकडे ज्यांच्यामुळे एक राष्ट्रपुरुषच्या नावाने पाहतो आहे, अशा देशाच्या पंतप्रधानाचा अपमान करून आले आहे। आज काँग्रेस पार्टी इथे मोदीजींना म्हटलं आहे की शर्म करो, तर मी इथं सांगू इच्छितो की इथले अमरावतीचे दलबदलू नेता जे मागच्या वेळेला भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले, भाजपच्या मोदीजींच्या नावावर मतं घेतले, अशा लोकांनी आज दल बदलून मोदीजींना शर्म करो म्हणून आले। तर आम्ही सांगू इच्छितो की आपण शर्म केली पाहिजे आणि जनतेला माहिती आहे की कोणी शर्म केली पाहिजे। म्हणून मी परत एक वेळा काँग्रेसवाल्यांना सांगू इच्छितो की यापुढे देशाच्या पंतप्रधानाच्या विरोधात किंवा त्यांच्या अपमानाबद्दल तुम्ही काही बोलले तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर युवा मोर्चा त्यांच्या आंदोलनाला खदळून पाडेल। आज अमरावती शहरामध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने काँग्रेसच्या समोर प्रतिआंदोलन म्हणून दल बदलू नेता शर्म करो असा नारा आम्ही इथं दिलेला आहे आणि काँग्रेसच्या आंदोलनाला खदळून पाडलेला आहे। जम्मू आणि काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी जो खुलासा केला की पुलवामाच्या प्रकरणामध्ये जे 40 जवान शहीद झाले ते सगळे जवान शहीद झाले ते नरेंद्रजी मोदी आणि तत्कालीन होम मिनिस्टर यांच्या चुकीमुळे झाले। त्यांनी जर व्यवस्थित कारण की तो हल्ला होणार एक दिवस आधी हे सगळं माहीत असताना सुद्धा त्यांना एअरक्राफ्ट त्यांनी अवेलेबल करून दिले नाही आणि 40 लोक मृत्यू पावल्यानंतर सुद्धा हे त्या जिम कॉर्बेट पार्कमध्ये 7 दिवस कपडे रोज सकाळ दुपार संध्याकाळ कपडे बदलत फोटो सेशन करत होते। आणि जेव्हा यांनी सत्यपाल मलिक यांनी जेव्हा त्यांना सांगितलं की असं झालं त्याने सांगितलं तुम्ही चूप बसा। आणि याच्या मागचं कारण की हे सगळा हा गोष्ट आहे ही सगळी पाकिस्तानवर उलटून टाकायची आणि 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुकासाठी त्यांनी हा वापर करायचा। हे मला वाटते हे अत्यंत विश्वासघातकी देशाच्या सर्वसामान्य लोकांच्या जवानांशी विश्वासघात केल्यासारखं आहे, शहीदाच्या टाळीवरचं लोणी खाण्यासारखं आहे। आणि म्हणून संपूर्ण देशामध्ये सर्वसामान्य लोकांमध्ये अत्यंत मोठा प्रमाणात असंतोष निर्माण झालेला आहे। या असंतोषाला वाट करून देण्यासाठी अमरावती शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बबलूभाऊ शेखावत यांच्या नेतृत्वाखाली विलासभाऊ इंगोले, मिलिंदभाऊ चिमुटे, भैयाभाई पवार या सर्वांच्या सगळ्या युवक तरुण मुलांच्या समेत आम्ही हा निषेध मोर्चा आणि निषेध आंदोलन इथं तयार करत आहे। या आंदोलनाला विरोध करण्यासाठी काही तुरळक 5-10 भारतीय जनता पक्षाचे लोक आले
आले होते. खरं तर पोलीसमध्ये नसते तर आम्ही त्यांना इथेच धडा शिकवला असता, पण आम्ही लोकशाहीवर मानणारे लोक आहोत आणि विरोधी पक्षांनी आंदोलन केलं पाहिजे, लोकांसमोर गेलं पाहिजे हे सुद्धा त्या लोकांना माहीत नाही जे सत्तारूढ पक्षाचं आहे. पण मला असं सांगावं वाटते की त्यांनी पुन्हा अशी चूक करू नये. पोलीसच्या मागे आज ते लपले, त्याच्यामुळे आज बचावले. पुढच्या वेळेस जर पोलीस नसेल तर त्यांना आम्ही या रस्त्यावरच धडा शिकवू आणि त्यांनी ह्या गोष्टीचा करून पुढच्या वेळेस कोणत्याही प्रकारचा आतायातीपणा करू नये. अमरावती जिले में गर्मी के आगमन के साथ ही जल संकट गहराने लगा है. पिछले साल अच्छी बारिश होने से सभी जलाशय ओवरफ्लो हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद गर्मी की दस्तक के साथ ही जिले में 54 प्रकल्पों में मात्र 44% ही पानी का भंडारण बचा है. इस बार मौसम विभाग ने पहले ही मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई है. ऐसे में तेजी से घटता जल संसाधन नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है. अमरावती जिले में अपर वर्धा बांध सबसे बड़ी परियोजना है. इस बड़ी परियोजना के साथ 6 मध्यम और 47 छोटी परियोजनाएं हैं जो जिले में पानी की आपूर्ति को पूरा करती है. इससे अपर वर्धा बांध अमरावती शहर और औद्योगिक भाग की जलापूर्ति को पूरा करता है. इसके साथ ही ग्रामीण इलाके में जलापूर्ति में ये बांध मदद करता है. पिछली बरसात में जोरदार बारिश के बाद ये बांध भी ओवरफ्लो हो गया था, लेकिन अभी अप्रैल के महीने में ही इस बांध में मात्र 49% ही पानी उपलब्ध है, जबकि 6 मध्यम परियोजनाओं में 35% पानी है. जबकि इन मध्यम परियोजनाओं पर ही तहसील और ग्रामीण भाग की जलापूर्ति निर्भर है. लघु परियोजनाओं के जल संचयन की स्थिति भले ही ठीक ठाक हो, लेकिन इसमें भी 42% पानी बचा है. अभी तो गर्मी की शुरुआत में ही तेजी से जल स्तर नीचे जा रहा है. ऐसे में गर्मी के बढ़ने के साथ इन परियोजनाओं में जल भंडारण के और भी कम होने पर समस्या बढ़ सकती है. आइए ग्राफिक्स के जरिए जिले में जल परियोजनाओं में उपलब्ध जल संचयन पर डालते हैं एक नजर. अप्रैल का महीना आधा हो चुका है. हर साल की तुलना में इस साल अब तक ज्यादा गर्मी नहीं है. हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों से दोपहर में गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है. अमरावती जिले में अब धीरे धीरे पारा चढ़ने लगा है. पिछले दिनों आसमान में बादल छाने से गर्मी का ज़्यादा एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब गर्मी का तेवर तीखा महसूस होने लगा है. गर्म हवा चलने से धीरे धीरे तापमान भी बढ़ने लगा है. तापमान बढ़ने से बाइक सवार व पैदल चलने वाले लोग दोपहर में धूप से बचने के लिए दुपट्टा या टोपी का इस्तेमाल करने लगे हैं. साथ ही हर घर में AC कूलर भी अब शुरू हो गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में ही शहर और जिले के तापमान में वर्तमान की तुलना में करीब 2 से 3 डिग्री या इससे ज्यादा की बढ़ोतरी होगी. बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को अपना ख्याल रखना होगा. अमरावती जिले की 12 कृषि बाजार समिति में चुनाव को लेकर सभी तैयारी अंतिम चरण में है. एक और जहां नामांकन को लेकर राजनीतिक पदाधिकारियों की खींचातान होती दिखाई दे रही है, उधर प्रशासन भी अपने स्तर पर सभी तैयारियों को लेकर मुस्तैद है. चुनाव प्रक्रिया के लिए जिले के करीब 350 कर्मचारियों का चयन किया गया है और ये कर्मचारी मतदान केंद्र और मतगणना के दौरान ड्यूटी पर रहेंगे. अमरावती जिले के अचलपुर, दरियापुर, चांदूर बाजार, धारनी, नांदगांव, खंडेश्वर, तिवसा, चांदूर रेलवे, धामनगांव, मोर्शी, वरुड, अंजनगांव, सुरजी ऐसे 12 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों का चुनाव 28 और 29 अप्रैल को होना है. इसके लिए 3 अप्रैल तक उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए गए. फिलहाल 1129 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. आवेदन वापस लेने की अंतिम तारीख 20 अप्रैल तक दी गई है और कितने उम्मीदवार इससे नाम वापस लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा. बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए गए हैं क्योंकि किसानों को भी इस बार नामांकन दाखिल करने का अधिकार मिला है. नतीजन मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा होने जा रहा है. इसलिए चुनाव विभाग ने बाजार समिति स्तर पर इसकी योजना बनाई है. उन्हें करीब 350 अधिकारियों की जरूरत होगी और ऐसे कर्मचारियों का चयन भी कर लिया गया है. शहरी क्षेत्रों में एक ही स्थान पर मतदान केंद्र होगा तथा मतगणना उसी दिन की जाएगी. अमरावती बाजार समिति के लिए शहर में लगभग 9 मतदान केंद्र होने की संभावना है. ST बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% की छूट मिलने से ST बस में तो यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है, लेकिन निजी सवारी वाहन चालकों को यात्री नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है.
एसटी महामंडल ने एसटी बस से यात्रा करने वाली महिलाओं को टिकट की कीमत में 50% की छूट दी है। इससे महिलाओं में एसटी से यात्रा करने का रुझान बढ़ा है, लेकिन इससे निजी वाहन ऑटो चालकों का कारोबार आधा हो गया है। स्थिति यह है कि सवारी नहीं मिलने से निजी वाहन चालकों व मालिकों के लिए भूखमरी का समय आ गया है। एसटी बसों की निर्धारित यात्राओं के कारण बहुत से लोग निजी परिवहन और ऑटो पसंद करते हैं, लेकिन अब यह तस्वीर बदल गई है। एसटी की टिकट महिलाओं के लिए आधी कर दी गई है। ऐसे में ज्यादातर महिला यात्री प्रतीक्षा करें लेकिन एसटी से जाए का फैसला करती है। नतीजन यहाँ बस अड्डों पर महिलाएं एसटी का इंतजार करती नजर आती है, जिससे सवारी वाहन चालकों को यात्री कम मिल रहे हैं। शरद पवार की अनुमति से ही अजित पवार बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी समर्थक युवा स्वाभिमानी पार्टी के विधायक रवि राणा ने दावा किया है कि राज्य में सत्ता हस्तांतरण की बातचीत चल रही है। विधायक रवि राणा ने कहा कि अगर शरद पवार उद्धव ठाकरे के सिर से हाथ हटा दे तो 2 विधायक भी उद्धव ठाकरे के साथ नहीं होंगे। तुम्हाला सांगतो, जेव्हा मोदीजी अमित शहाजी हिरवा कंदील देतील तेव्हा अजित पवार भाजपसोबत जातील। देशाचे पंतप्रधान गृहमंत्र्यांचा हिरवा कंदील केव्हाही कुठल्याही क्षणी येऊ शकते आणि तेव्हा अजित पवार पुन्हा नॉट रिचेबल होईल। असं आहे, सत्ता तर आहेच, सत्ता स्थापन करायची गरज नाही आहे, पण अजित पवार यांनी जेव्हा पहाटे शपथ घेतली तेव्हाही मी 10 दिवसांनी सांगितलं होतं की अशा प्रकारे भागीत होणार आहे, NCP आणि भाजप सरकार स्थापन करणार आहे। ते स्थापन झालं होतं, पण अचानक पवारसाहेबांच्या धर्मसंकटामुळं कुठं तिथं अडचण आली। पण आता अजित पवार साहेब जे आहे ते 33 महिन्याच्या महाविकास आघाडीसोबत राहून गुदमड झालेलं आहे। म्हणजे माणसाचा जे श्वास जो आहे जेव्हा गुदमडतो अशा प्रकारची परिस्थिती अजित पवारांची झालेली आहे। आदिवासी और पारधी समाज के बच्चों को शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा में लाने की जरूरत है, ये कहना है आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित का। वे बडनेरा में बालिका छात्रावास भवन के भूमि पूजन समारोह में बोल रहे थे। आदिवासी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार आदिवासी और पारधी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। गावित ने कहा कि आदिवासी लड़कियों को अच्छी शिक्षा और आश्रय देने के लिए वहां एक छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। अगले 6 माह में बच्चों के छात्रावास का भी शिलान्यास किया जाएगा और जल्द ही बच्चों के लिए एक छात्रावास भी बनाया जाएगा। आदिवासी पारधी समुदाय के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें, बच्चों की पढ़ाई को बीच में न छोड़े। यदि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ही वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकार के माध्यम से स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे स्वयं रोजगार सृजित कर सके। एक चांगली शाळा या ठिकाणी या विभागातील मुलांना शिक्षणासाठी सुरू केले। जागेची अडचण होते, राणाजींनी मदत केली आणि ही जागा उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल राणाजींचे मी मनापासून धन्यवाद देतो। आता त्यांनी जागा उपलब्ध करून दिली, पण शासनाने आता आश्रमशाळाच्या इमारती उभ्या करायच्या। या ठिकाणी ज्या ठिकाणी शाळा आहेत त्या ठिकाणी बाकीच्या इमारतींसाठी जागा असतील त्या ठिकाणी आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आश्रमशाळा आणि वसतिगृह उभं करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला। आम्ही ठरवलं की आपल्या आदिवासी मुला-मुलींना चांगली शिक्षणाची सोय व्हावी, राहण्याची सोय व्हावी आणि ही सोय जितकी चांगली करता येईल तेवढी करावी, जेणेकरून त्यांना यावंसं वाटेल आणि घरी जाणार नाही। आणि म्हणून हे आम्ही बांधकाम मोठ्या प्रमाणामध्ये घेतलेलं आहे। महाराष्ट्र लोक निर्माण सेवा आयोग के माध्यम से औषधीय निरीक्षक के पद पर भर्ती प्रक्रिया पिछले 1.5 साल से ठप है। MPSC की ओर से अभी तक विज्ञापन जारी नहीं होने से उम्मीदवारों ने नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से औषधि निरीक्षक के पद पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया। फार्मास्यूटिकल का अध्ययन करने वाले कई लोगों ने अपनी निजी नौकरियां छोड़कर MPSC परीक्षा की तैयारी की। हालांकि अनुभव की विवादास्पद सेवा शर्तों के कारण इस भर्ती में 2 साल पहले निलंबित कर दिया गया था।
इस भर्ती के लिए जहां हजारों उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं, वहीं 1.5 साल से कोई नया विज्ञापन नहीं आया है। एमपीएससी प्रीलिम्स का विज्ञापन आया है। निरीक्षक का पद शामिल होने की उम्मीद थी, हालांकि इसमें यह पद शामिल नहीं है। नवंबर 2021 के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 87 औषधि निरीक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। फार्मास्यूटिकल में डिग्री करने वाले उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस भर्ती में अनुभव की मांग के कारण काफी विरोध हुआ है। अभ्यर्थियों ने इस शर्त को रद्द करने के लिए विरोध भी किया, इसलिए एमपीएससी ने भर्ती पर रोक लगा दी। अमरावती में पवित्र रमजान के मौके पर नागपुर गेट थाने की ओर से दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया। सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहें, एक साथ आगे बढ़े, एक दूसरे पर विश्वास करें, भाईचारे के साथ रहे तथा तभी मानवता की तरक्की हो सकेगी। समाज में शांति का माहौल रहे, सभी खुश रहे और जरूरत पड़ने पर पुलिस का सहयोग करे, ऐसा प्रतिपादन अमरावती शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने किया है। शहर अंतर्गत आने वाले नागपुर गेट पुलिस स्टेशन द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अब्दुल्ला हॉल में 24वें रोजे के अवसर पर दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया था। इफ्तार के लिए इकट्ठा हुए रोजेदारों को संबोधित करते हुए आयुक्त रेड्डी बोल रहे थे। इस इफ्तार पार्टी में धर्मगुरु भी शामिल हुए। जो भी इंसानियत का भलाई का काम कर रही है, उनकी हिफाजत करे। हमारे देश वर्मा जिन्होंने इस प्रोग्राम रोजा रखने की वजह से तुम्हारे हृदय में एक परिवर्तन होता है, एक बदलाव होता है। वो बदलाव क्या होता है? तुम्हारी सख्ती नरमी में बदल जाती है, तुम्हारा गुस्सा प्यार में बदल जाता है, तुम्हारा वार दुलार में बदल जाता है। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे संदेश का, सच्चे मैसेंजर, सच्चे पैगंबर देवदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ऐ रोजादार, अगर तुझे रोजा है, कोई तुझसे लड़ने झगड़ने के लिए आए तो उससे ये कह कि मेरा रोजा है, मैं लड़ने वाला नहीं, तू अगर मारना चाहता है तो मार दे, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। रमज़ान के इस पवित्र महीने में पुलिस स्टेशन नागपुरी गेट के ओर से जो आज रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें आज सभी हमारे मुस्लिम भाई, सभी शहर के नागरिक, प्रतिष्ठित नागरिक, सभी हिंदू भाई और जो भी यहाँ के नागरिक है, सभी को आज बुलाया गया था और एक भाईचारे का संदेश दिया गया। सभी के जो रोज़ा में जो हमारे मुस्लिम भाई रोज़ा करते हैं, उनकी सबकी दुआ कबूल हो और उनका रोज़ा कबूल हो, यही दुआ हमने भी की है और सभी को शुभेच्छा दिया है। रमज़ान महीना सभी का अच्छी तरह से जाए और आने वाला साल भी सभी का अच्छा जाए, यही मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ, सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ और सभी को शुभेच्छा देता हूँ। अमरावती जिले के रहट गांव में श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्र में श्री स्वामी समर्थ पुण्यतिथि एवं अखंड नाम जप सप्ताह का आयोजन किया गया है। 12 से 18 अप्रैल 2023 तक नागपुर अमरावती राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रहट गांव क्षेत्र के निकट आरोग्य सेवा कॉलोनी स्थित डिंडोरी प्रणीत श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्र में श्री स्वामी समर्थ पुण्यतिथि एवं अखंड नाम जप सप्ताह कार्यक्रम चल रहा है। श्री स्वामी समर्थ पुण्यतिथि एवं अखंड नाम जप यज्ञ सप्ताह के अवसर पर श्री स्वामी समर्थ सेवा एवं आध्यात्मिक केंद्र में घाबहरा क्षेत्र स्थित मंदिर परिसर में आकर्षक लाइटिंग एवं साज सज्जा की गई। 18 अप्रैल 2023 को अलंकार यज्ञ के माध्यम से श्री सत्यदत्त पूजन एवं सांगता समारोह का अर्पण होगा तथा सत्यदत्त पूजा के बाद यज्ञ और दीप महाआरती होगी। निर्मला ताई बोरखड़े ने श्री स्वामी समर्थ सेवा एवं आध्यात्मिक केंद्र रहटगांव की ओर से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। श्री स्वामी समर्थ सप्ताह, स्वामी समर्थ पुण्यतिथी अखंड नाम जप एकदा सप्ताह आपला 12/4 सुरू झाला तो 18/4 पर्यंत त्याची सांगता आहे। सप्ताहामध्ये निरनिराळे कार्य असतात
गुरुचैत्राची पारायणं, स्वामी चैत्र, दुर्गा सप्तशती, सगळे यज्ञ, होम हवन हे सगळं आमचा सेवेकरी करतो. आज आमच्या केंद्रामध्ये 475च्या वर सेवेकरी गुरुचैत्र पारायणाला बसले. इतरही सेवेमध्ये त्यांची नोंद आहेच. सेवेकरी फार कार्यरत झालेला आहे. तो खूप मोठा काम करतो आणि सगळ्या सेवा करून घेतो. मला कुठेही काही पाहावं लागत नाही, हे महत्वाचं आहे. कारण ज्या वेळेला केंद्र सुरू झालं तेव्हा माझ्यावर सगळ्या जबाबदाऱ्या यायच्या, पण आता इतके माझे हात बळकट झाले की समजा मी 2-3 दिवस नसेल तरीही केंद्रातल्या प्रत्येक माणसाला जर तुम्ही सांगितलं ही सेवा ती सेवा, तर मला कुठेही काही पाहावं लागत नाही. जर अशी सेवा सेवेकऱ्यांनी केली तर केंद्राची वाढ आणि प्रगती फार पुढे जाईल. दिवस तो फार मोठा येईलच एक दिवस. आणि आता उद्या सांगतेला आमची पालखी निघेल. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती.